मैं डॉक्टर रेणु कुमारी, सहायक प्राध्यापिका, मनोविज्ञान विभाग, एसएस मेमोरियल कॉलेज, रांची यूनिवर्सिटी, रांची। आज का टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड, यानी मनोवृत्ति निर्माण, जो सेमेस्टर 3 CC 7 के यूनिट 2 के अंतर्गत आता है। स्टूडेंट्स, मैं पहले लेक्चर में आप लोगों को एटीट्यूड यानी मनोवृत्ति क्या है एवं उसके स्वरूप की चर्चा कर चुकी हूँ। आज मैं चर्चा करूँगी एटीट्यूड फॉर्मेशन कैसे होता है। तो आइए हम जानें कि मनोवृत्ति का विकास तथा निर्माण के बारे में। एटीट्यूड डेवलप कैसे होता है? एटीट्यूड फॉर्मेशन एक टर्म है जो ड्राइव करता है मूवमेंट ऑफ पर्सन। एक व्यक्ति के मेंटलिटी, उसकी सोच होती है किसी चीज़ के प्रति कोई सोच नहीं रखने से लेकर उसके प्रति पॉजिटिव और निगेटिव सोच रखने वाली सोच बनाने की जर्नी होती है। दैट इज़ नोन द फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड। यही फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड है। मनोवृत्ति एक मनुष्य का अर्जित गुण यानी एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है। मनोवृत्ति किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या समस्या के प्रति जन्म के समय न तो अनुकूल यानी फेवरेबल और होती है और न ही प्रतिकूल यानी अनफेवरेबल होती है। आयु में वृद्धि होने के कारण, अनुभव तथा शिक्षण के कारण अनुकूल या प्रतिकूल, सकारात्मक या नकारात्मक यानी पॉजिटिव और निगेटिव मनोवृत्ति का निर्माण हो जाता है। व्यक्तिगत अनुभव तथा शिक्षण के साथ साथ पारिवारिक एवं सामाजिक कारकों का प्रभाव भी मनोवृत्ति के विकास पर सामान्य रूप से पड़ता है। इस कारण एक परिवार, समाज या समुदाय के सदस्यों की मनोवृत्तियों में कुछ हद तक समानता होती है और कुछ हद तक भिन्नता। इस संबंध में किए गए अध्ययनों तथा शोधों से मनोवृत्ति के विकास एवं निर्माण के निम्न निर्धारकों या कारकों का उल्लेख मिलता है। पहला है समूह संबद्धता यानी ग्रुप एफिलिएशन। व्यक्ति की बहुत सी मनोवृत्तियों के विकास पर उस समूह का प्रभाव पड़ता है जिसके साथ उसका संबंध यानी एफिलिएशन होता है। संबंधन के कारण समूह के मूल्यों, विश्वासों, मानदंडों यानी वैल्यूज, बिलीव्स, नॉर्म्स आदि को स्वीकार करना तथा उनके अनुकूल व्यवहार करना व्यक्ति का कर्तव्य हो जाता है। फलतः इन सब का प्रभाव मनोवृत्ति के निर्माण पर निश्चित रूप से पड़ता है। भिन्न भिन्न संस्कृति समूहों के मूल्यों, मानदंडों आदि में भिन्नता होने के कारण उनके सदस्यों की मनोवृत्ति में भिन्नता उत्पन्न हो जाती है। लेकिन किसी एक संस्कृति समूह के सदस्यों की मनोवृत्तियों में बहुत हद तक समानता पाई जाती है। समूह के निम्न 3 प्रकार हैं जिनका प्रभाव मनोवृत्ति विकास पर अलग अलग पड़ता है। पहला है प्राथमिक समूह यानी प्राइमरी ग्रुप। मनोवृत्ति विकास का प्रधान निर्धारक प्राथमिक समूह है। परिवार, मित्र मंडली, खिलाड़ियों का समूह आदि प्राथमिक समूह हैं जिनके सदस्यों में अधिक सहयोग, भाईचारा, सहानुभूति आदि पाए जाते हैं। इसमें परिवार का प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है। कारण बच्चों का अधिकांश समय अपने परिवार में गुजरता है। उस समय बच्चे का मस्तिष्क सादा स्लेट के समान होता है जिस पर वातावरण का प्रभाव अधिक गहन तथा शीघ्र पड़ता है और परिवार के साथ रागात्मक संबंध हमेशा सबल होता है। परिवार में बच्चों की मनोवृत्ति के विकास पर माता पिता का प्रभाव अधिक पड़ता है। इसका एक कारण यह है कि पुरस्कार तथा दंड के संचालक प्रायः माता पिता ही होते हैं। बच्चे वैसा व्यवहार नहीं करना चाहते जिससे उनके माता पिता खुश न हो और वे वैसे काम करना चाहते हैं जिससे उनके माता पिता खुश हों। दूसरा कारण यह है कि बच्चे को प्रारंभिक सूचनाएं माता पिता से ही मिलती हैं जिसकी छाप उनके मानस पर बहुत गहरी तथा टिकाऊ बन जाती है। पियाजे तथा ब्रूनर
आदि के अध्ययनों से उक्त बातों की पुष्टि होती है। कैंपबेल आदि ने राजनीतिक मनोवृत्तियों पर प्राथमिक समूह के प्रभाव को निर्धारित करने हेतु एक अध्ययन किया। सदस्यों की राजनीतिक मनोवृत्तियों में उच्च एकरूपता पाई गई। राजनीतिक मनोवृत्तियों के निर्धारण में परिवार का महत्व लजार्सफेल्ड आदि तथा बेरिल्सन आदि के अध्ययनों से भी प्रमाणित होता है। प्राथमिक समूह के प्रभाव की रचनाएं एक प्राथमिक समूह के सदस्यों की मनोवृत्तियों में समानता या एकरूपता अधिक होती है। इसकी व्याख्या 4 तरीकों से की जा सकती है। पहला, अनुपालन कन्फॉर्मिटी के लिए समूह दबाव से समूह के सदस्यों की मनोवृत्तियों में एकरूपता उत्पन्न हो सकती है। दूसरा, व्यक्ति ऐसे प्राथमिक समूह में रहना पसंद करता है जिसके सदस्यों की मनोवृत्ति उसके अनुकूल होती है। तीसरा है, प्राथमिक समूह के सभी सदस्यों को एक ही तरह की सूचना दी जाती है। चौथा है, प्राथमिक समूह के नए सदस्य समूह स्वीकृति प्राप्त करने के उद्देश्य से उस समूह की मनोवृत्तियों को अपना लेते हैं। अब प्राथमिक समूह के बाद आता है दूसरा, द्वितीयक समूह यानी सेकेंडरी ग्रुप। प्राथमिक समूह के साथ साथ व्यक्ति द्वितीय समूह से भी संबंध रहता है। राजनीतिक दल, स्कूल, क्लब आदि द्वितीयक समूह के उदाहरण हैं। प्रत्येक द्वितीय समूह के अपने अपने मूल्य यानी वैल्यू, मानदंड यानी नॉर्म्स, विश्वास आदि होते हैं जिनका अनुपालन करना सदस्यों का दायित्व या कर्तव्य होता है। फलतः उनकी मनोवृत्तियों का निर्माण समूह के मूल्यों, मानदंडों तथा विश्वासों के अनुकूल होता है। इसी कारण एक समूह के सदस्यों की मनोवृत्ति में समानता अधिक होती है और भिन्न भिन्न समूह के सदस्यों की मनोवृत्तियों में भिन्नता अधिक होती है। रेमर्स ने अपने अध्ययन में देखा कि मनोवृत्ति के विकास पर शैक्षिक संस्थान का प्रभाव पड़ता है। उन्होंने शिक्षकों तथा छात्रों की मनोवृत्तियों में गहरी एकरूपता पाई। अब तीसरा है संदर्भ समूह, रेफरेंस ग्रुप। संदर्भ समूह का अर्थ वह समूह है जिसके साथ व्यक्ति आत्मीकरण यानी आइडेंटिफिकेशन कायम कर लेता है, चाहे वह उसका सदस्य विधिवत हो या नहीं हो। इस आत्मीकरण के कारण उसकी मनोवृत्ति के निर्माण पर उस समूह के मूल्यों, मानदंडों, विश्वासों आदि का आवश्यक प्रभाव पड़ता है। यदि कोई हरिजन मुस्लिम समुदाय के साथ आत्मीकरण स्थापित कर ले तो अवश्य ही उसकी मनोवृत्ति के विकास पर मुस्लिम समाज के मूल्यों, मानदंडों तथा विश्वासों का प्रभाव पड़ेगा। रास एवं रास के अध्ययनों से मनोवृत्ति के निर्माण पर संदर्भ समूह का प्रभाव सिद्ध होता है। अब दूसरा है प्रदर्शित सूचना। समूह संबद्धता के बाद दूसरा है प्रदर्शित सूचना, एक्सपोज्ड इंफॉर्मेशन। व्यक्ति द्वारा प्राप्त सूचनाओं का प्रभाव उसकी मनोवृत्ति के निर्माण पर पड़ता है। समाचार पत्र, टीवी, सिनेमा आदि माध्यमों द्वारा प्राप्त सूचनाओं के अनुकूल हमारी मनोवृत्ति बनती तथा परिवर्तित होती है। ब्राह्मण बच्चे अपने माता पिता तथा अन्य सदस्यों अथवा अपने समाज के सदस्यों से सूचना प्राप्त कर हरिजनों के प्रति नकारात्मक मनोवृत्ति सीख लेते हैं। सामुदायिक पूर्वधारणा के विकास में भी इसका बहुत बड़ा हाथ होता है। टीवी के माध्यम से जनता तक आवश्यक सूचना पहुंचाकर राजनीतिक नेता अपने दल या पार्टी के प्रति जनता की मनोवृत्ति के निर्माण के लिए सफल प्रयास करते हैं। इस संदर्भ में किए गए अध्ययनों से भी मनोवृत्ति के निर्माण पर सूचनाओं का सार्थक प्रभाव प्रमाणित होता है। सूचनाओं का प्रभाव मनोवृत्ति के निर्माण पर हमेशा समान रूप में नहीं पड़ता। सूचनाओं की प्रभावशीलता कई बातों पर निर्भर करती है। पहला, उपलब्ध सूचना की मात्रा। दूसरा, सूचना के स्रोत की विश्वसनीयता यानी उसकी रिलायबिलिटी। तीसरा, सूचना या गुण, सूचना का गुण।
यानी उसकी क्वालिटी, और चौथा प्रासंगिकता यानी रिलेवेंस, वह कितना रिलेवेंस है आदि। अब तीसरा है सामाजिक सीखना कारक, सोशल लर्निंग फैक्टर्स। बच्चे अपने परिवार, समाज, समूह, स्कूल तथा धार्मिक संस्था से जिस प्रकार की शिक्षा पाते हैं उसी प्रकार की मनोवृत्ति का निर्माण उसमें होता है। सामाजिक शिक्षण का प्रभाव मनोवृत्ति के विकास पर कई रूपों में पड़ता है। पहला, क्लासिकी अनुकूलन यानी क्लासिकल कंडीशनिंग के रूप में सामाजिक शिक्षण का प्रभाव मनोवृत्ति निर्माण पर पड़ता है। यदि बच्चे अपने माता पिता या अन्य लोगों से बार बार यह सुनते हैं कि हरिजन मूर्ख, आलसी तथा असभ्य होते हैं, तो वे अनुकूलित होकर हरिजनों के प्रति नकारात्मक मनोवृत्ति सीख लेते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चे अपने माता पिता को जो देखते हैं करते हुए उसका वो अनुकरण कर लेते हैं। ऐसा उनके व्यक्तिगत अनुभव के अभाव में होता है। सामुदायिक पूर्व धारणा, धार्मिक पूर्व धारणा आदि के विकास में इस प्रकार के अनुकूलन का महत्वपूर्ण हाथ होता है। बच्चे देखते हैं अपने माता पिता को मंदिरों में दान देते हुए, गरीबों की सहायता करते हुए, तो उनकी भी मेंटेलिटी उसी ढंग की हो जाती है। अब दूसरा है साधनात्मक अनुकूलन यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग के रूप में सामाजिक शिक्षण का प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति उस मनोवृत्ति को सीखता है जिससे पुरस्कार प्राप्त होता है और उस मनोवृत्ति को नहीं सीखता है जिससे दंड प्राप्त होता है। शाब्दिक प्रशंसा तथा डांट क्रमशः घनात्मक तथा नकारात्मक यानी पॉजिटिव और निगेटिव प्रबलन का काम करते हैं। दूसरे को जिस मनोवृत्ति के समर्थन, तीसरा है स्थापन शिक्षण के रूप में भी सामाजिक शिक्षण का प्रभाव मनोवृत्ति के निर्माण पर पड़ता है। इसका अर्थ यह है कि दूसरे को जिस मनोवृत्ति के समर्थन के कारण पुरस्कार पाते देखते हैं, हम उसे मात्र अवलोकन के आधार पर सीख लेते हैं, जिसके लिए दंड पाते हैं उसे नहीं सीखते हैं। बंडूरा ने अपने अध्ययन में पाया कि व्यक्ति दूसरों के मात्र निरीक्षण के आधार पर बहुत सी मनोवृत्तियों को अर्जित कर लेता है। प्रयोगात्मक प्रमाणों से भी इसकी पुष्टि होती है। चौथा है उत्तेजना पूर्णावृत्ति तथा परिचितता, स्टिमुलस रिपीटेशन एंड फैमिलियरिटी। किसी उत्तेजना के बार बार उपस्थित होने के कारण हमारा ध्यान उस ओर आकर्षित होता है और उसका प्रत्यक्षीकरण हम एक विशेष भाव के साथ करने लगते हैं। फलतः वह विशेष भाव उस उत्तेजना के साथ अनुकूलित हो जाता है और विशेष मनोवृत्ति का निर्माण हो जाता है। यह भी ध्यान रहे कि उत्तेजना की पुनरावृत्ति के कारण उसकी परिचितता बढ़ जाती है, जिससे मनोवृत्ति अधिक सबल तथा गहन बन जाती है। पांचवा है प्रेरणात्मक कारक, मोटिवेशनल फैक्टर्स। मनोवृत्ति के विकास पर प्रेरणात्मक कारकों का भी गहरा प्रभाव पड़ता है। जिस व्यक्ति या वस्तु से लक्ष्य की प्राप्ति होती है या हमारी आवश्यकता पूरी होती है, उसके प्रति हमारी मनोवृत्ति प्रायः फेवरेबल बन जाती है यानी अनुकूलित हो जाती है। दूसरी ओर जिस व्यक्ति या वस्तु से आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती या लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा पहुंचती है, उसके प्रति मनोवृत्ति प्रतिकूल, अनफेवरेबल बन जाती है। बच्चों की मनोवृत्ति माता पिता की ओर, छात्रों की मनोवृत्ति शिक्षक की ओर तथा रोगी की मनोवृत्ति चिकित्सक की ओर इसी कारण प्रायः अनुकूल होती है। रोजेनबर्ग ने 120 कॉलेज छात्रों पर प्रयोग किया और यह निष्कर्ष निकाला कि जो वस्तुएं लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होती हैं उनके प्रति पॉजिटिव तथा जो बाधक होती हैं उनके प्रति निगेटिव मनोवृत्तियों का विकास होता है। छठा है संवेगात्मक कारक, इमोशनल फैक्टर्स। मनोवृत्ति के विकास पर विशेष रूप से बचपन के तीव्र संवेगात्मक अनुभवों का गहरा प्रभाव पड़ता है। सांप्रदायिक दंगे के समय हिंदू तथा मुस्लिम समुदाय के लोग एक दूसरे के प्रति जिस क्रूरता तथा पशुवृत्ति का प्रदर्शन करते हैं उसमें दोनों समुदाय के बच्चों को गहरा संवेगात्मक आघात पहुंचता है और उनकी मनोवृत्ति एक दूसरे के प्रति तीव्र नकारात्मक बन जाती है।
जातिगत पूर्व धारणा तथा धार्मिक पूर्व धारणा के विकास में भी संवेगात्मक कारकों का बहुत बड़ा हाथ होता है। टेलर के अनुसार संवेगात्मक संकुचन वाले व्यक्ति में अनुपालन प्रवृत्ति अधिक होती है। हसन तथा कुमार के अध्ययन से भी इसका प्रमाण मिलता है। सातवां है सांस्कृतिक कारक, कल्चरल फैक्टर। प्रत्येक संस्कृति का अपना अपना सांस्कृतिक प्रतिरूप होता है। उसके अपने अपने मूल्य, मानदंड, परंपराएं, धर्म, भाषा आदि होते हैं। अतः किसी संस्कृति के सदस्यों की मनोवृत्ति के निर्माण पर उसके सांस्कृतिक प्रतिरूपों का निश्चित प्रभाव पड़ता है। इसी कारण जहाँ एक संस्कृति के लोग की मनोवृत्ति में अधिक समानता पाई जाती है, वहाँ भिन्न भिन्न संस्कृतियों के लोगों की मनोवृत्तियों में अधिक भिन्नता। अब है आठवां व्यक्तित्व कारक। मनोवृत्ति के विकास पर चिंता, आत्मशक्ति, उपलब्धि आवश्यकता, अंतर्मुखता, बहिर्मुखता, आधिपत्य, विनम्रता आदि व्यक्तित्व कारकों का प्रभाव पड़ता है। फ्रेंच ने धार्मिक मनोवृत्ति पर व्यक्तित्व संरचना का सार्थक प्रभाव देखा। एडोरेनो ने अपने अध्ययन में पाया कि जातीय मनोवृत्ति लचीला व्यक्तित्व संगठन की अपेक्षा दृढ़ व्यक्तित्व संगठन के लोगों में अधिक सबल होती है। नौवां है स्थिराकृति यानी स्टीरियोटाइप। स्थिराकृति का तात्पर्य एक समान यानी यूनिफॉर्म तथा दृढ़ विचार या व्यवहार से है। प्रत्येक संस्कृति या समाज में कुछ निश्चित स्थिराकृतियां होती हैं जिनका प्रभाव उस संस्कृति या समाज के सदस्यों की मनोवृत्ति के निर्माण पर पड़ता है। हिंदू संस्कृति हिंदू संस्कृति में सदियों से ये धारणा बनी हुई है कि पत्नी के लिए पति देवता के समान है। फलतः हिंदू पत्नियों की मनोवृत्ति अपने पति देव के प्रति सदा अनुकूल बनी रहती है। इसी तरह गंगा पवित्र नदी है, गाय पवित्र पशु है आदि स्थिराकृतियां हैं जिनका सकारात्मक प्रभाव हिंदू बच्चों की मनोवृत्ति विकास पर पड़ता है, लेकिन दूसरी संस्कृतियों के बच्चों की मनोवृत्ति विकास पर इनका सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। प्रयोगात्मक अध्ययनों से भी इस विचार का समर्थन होता है। सिन्हा एवं मिश्रा ने निम्न जाति की अपेक्षा उच्च जाति में परिवार नियोजन के प्रति अनुकूल मनोवृत्तियां पाई। इस तरह स्पष्ट होता है कि मनोवृत्ति के निर्माण पर उपरोक्त अनेक कारकों का प्रभाव पड़ता है। अतः यह एक जटिल आश्रित चर यानी डिपेंडेंट वेरिएबल है जो अनेक स्वतंत्र चरों यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का परिणाम है। अब मेरे ख्याल से जो फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड है आप स्टूडेंट्स इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर इसमें किसी तरह का कुछ प्रॉब्लम हो नहीं समझने में तो आप मुझसे उसके बारे में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।